नमस्ते। आप सबको फिर से स्वागत है गुलाब सिंह पाठ के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह कहानी सत्य घटना है। उसको हम पिछले पीरियड में अवधि में हम देखे थे, एक बार पढ़े थे और उसके साथ साथ उनमें निहित मूल्यों को जांचने की कोशिश की थी। इसके बाद हम उसी पाठ में रहे अभ्यास भाग को देखने के लिए कोशिश करेंगे। क्या है उसमें, अभ्यास भाग में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। अभ्यास भाग में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरವನ್ನು बरेಯಿರಿ। उनमें से पहला प्रश्न ये है, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಾಲಕನ ಊಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು? ಬಂದ್ ಕರ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ, ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು। उत्तर, बालक की बीमारी के कारण उसका खाना बंद कर दिया गया था। ಬಾಲಕನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು। बीमारी लिखिए या तो बुखार भी लिख सकते हैं। बालक की बुखार के कारण उसका खाना बंद कर दिया गया था। दूसरा प्रश्न यह है, बहन ने बाई को क्या खिला दिया? ಸಹೋದರಿಯು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದಳು? उत्तर, बहन ने बाई को गुड़ और चने खिला दिया। गुड़ और चने, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿದಳು। ಖಿಲಾನಾ, ಖಾ ಧಾತು, ಖಾನಾ ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದ, ಖಿಲಾನಾ प्रथम प्रेरणार्थक रूप, खिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। तीसरा प्रश्न यह है, शहर में क्यों आतंक छा गया? ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆತಂಕ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು? उत्तर यह है, झंडे का भारी जुलूस बादशाह की आज्ञा के कारण ना निकला तो शहर में आतंक छा गया। ಧ್ವಜದ ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆದೇಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ। ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತಂಕ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು। चौथा प्रश्न है, थाली में क्या जल रहा था? ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು? जल शब्द का दो अर्थ है। जल एक नाम पदवी है, पानी पर्यायवाची शब्द होता है, और यहां पर जलना क्रिया शब्द है। इसका अर्थ है उरियुವುದು। उत्तर, थाली में दिया जल रहा था। ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು। झंडा किससे बना? ಧ್ವಜ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಯಿತು? उत्तर, झंडा बहन की पुरानी ओढ़नी से बना। ಧ್ವಜವು ಸಹೋದರಿಯ ಹಳೆಯ ವೇಲಿನಿಂದ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಆಯಿತು, ओढ़नी। छठवीं प्रश्न, बहन ने क्या थाम लिया? ಸಹೋದರಿಯು ಏನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು? ಬಹನ್ ನೆ झंडा थाम लिया, ಸಹೋದರಿಯು ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು। तो दूसरा मेन क्वेश्चन है, यह है 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रायशः 2 या 3 अंकों के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न यह है। पहला प्रश्न है, भाई को बहन कैसे विदा करती? भाई को बहन, ಅಣ್ಣನನ್ನು ಸಹೋದರಿಯು ಹೇಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಳು? उत्तर, बहन ने अपने भाई को माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, आरती भी उतारी। तब भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेर कर बलैया ली। ಸಹೋದರಿಯು ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕವನ್ನಿಟ್ಟಳು, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಳು, ಆರತಿ ಎತ್ತಿದಳು। ಆಗ ಅಣ್ಣನು ಸಹೋದರಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ, ಜೊತೆಗೆ
ಸಹೋದರಿಯು ಅಣ್ಣನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತಲೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನೀಡಿದಳು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಭಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಖಕರ್ ಬಹನ್ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ? ಸಹೋದರನು ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹೋದರಿಯು ಏನು ಮಾಡಿದಳು? ಉತ್ತರ, बहन ने भाई को गिरते देखकर दौड़ पड़ी। भाई का शरीर खून से लथपथ था। बहन ने भैया भैया कहकर पुकारती रही। बहन ने ಸಹೋದರಿಯು ಬಾಯಿ ಕೋ ಗಿರ್ತೆ ದೇಖಕರ್ ಅಣ್ಣನು ಬೀಳುವುದನ್ನು ಕಂಡು ದೌಡ್ ಪಡಿ ಓಡಿ ಬಂದಳು. ಬಾಯಿ ಕ ಶರೀರ್ ಅಣ್ಣನ ಶರೀರ ಖೂನ್ ಸೆ ಲಥಪಥ ತಾ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಬಹನನೆ ಭಯ್ಯಾ ಭಯ್ಯಾ ಕಹಕರ್ ಪುಕಾರ್ತಿ ರಹಿ. ಸಹೋದರಿಯು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದಳು. तीसरा प्रश्न है, जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखा गया है, बालक सारे घर का दुलारा था। दूसरा, भाई खून से लथपथ पड़ा था। तीसरा, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। या ये वाक्यांश पाठ के अंदर है। वाक्यांश को दो भाग किया गया है, तो हम क्या करना चाहिए, उन दोनों को जोड़कर लिखना चाहिए। इससे क्या मालूम होता है, तो एक वाक्य में कौन कौन से अंश होना चाहिए ये भी मालूम होता है व्याकरण की दृष्टि से, और इसके साथ साथ कथा की दृष्टि से भी, उनमें निहित मूल्यों की दृष्टि से भी हमें कुछ अंश यहां पर मालूम होता है। दूसरा है, चौथा, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जुलूस, आभा मंडल, आतंक, हुक्म, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला देखिए, मैसूर में जुलूस शब्द है। मैसूर में होने वाले दशहरे का जुलूस बहुत ही प्रसिद्ध है। ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. दूसरा, आभा मंडल, देवी देवताओं के चित्र के पीछे आभा मंडल रहता है। तीसरा, आतंक, अब कहीं कोरोना का आतंक छाया हुआ है। चौथा, हुक्म, पाठशाला खुलने के लिए सरकार का हुक्म चाहिए। इस तरह कई वाक्यों को, जो मैंने अभी भी बताया, सिर्फ यही नहीं है, हजारों वाक्यों को हम लिख सकते हैं। हो सके तो पाठ के अलावा हमारे जीवन से संबंधित वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर कुछ वाक्यांश को लिखे तो बहुत अच्छा है। पांचवा प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों को अलग अलग लिखिए। यहां पर एक अभ्यास भाग है, संज्ञा सर्वनाम शब्दಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ। इससे पहले हम क्या करना चाहिए, संज्ञा का अर्थ जानना चाहिए। संज्ञा क्या है, अगर हम अर्थ जानेंगे तो अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो चलिए पहले देखेंगे संज्ञा क्या होता है। संज्ञा है किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कन्नड़ में से ನಾಮಪದ कहते हैं। ನಾಮಪದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಯ, ದ್ರವ್ಯದ, ಗುಣದ, ಭಾವನೆಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಮಪದ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। ಜೈಸೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಶು, ಇದು ಒಂದು ಜಾತಿ, ಸುಂದರತಾ ಗುಣ, व्यथा भाव, मोहन व्यक्ति, दिल्ली स्थान, मारना क्रिया, ये सब शब्द क्या है, संज्ञा है, नामपदಗಳು। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नामपदಗಳು 5 ಪ್ರಕಾರದವಿರುತ್ತವೆ। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा। तो चलिए यहां पर किताब में कुछ शब्दों को हिल मिलाकर दिया गया है, उनको हम ढूंढ कर निकालना चाहिए कौन कौन से संज्ञा शब्द है। देखिए, जुलूस, वह,
माँ, बादशाह, गुलाब सिंह, बहन, उसे, भैया, अपने, इन, झंडा, सिपाही, लोग, उन्होंने, गोली, खून। तो हम इस तरह हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। संज्ञा ये है माँ, बादशाह, गुलाब सिंह, बहन, भैया, झंडा, सिपाही, लोग, गोली, खून। ये सब क्या है? संज्ञा है। चाहे वो व्यक्तिवाचक हो, जातिवाचक हो, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक हो, कुल मिला के हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्या पूछा गया यहां पर? सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग करना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया? संज्ञा को अलग किया है। तो अब हम क्या करना है? संज्ञा शब्दों को अलग करना है। देखिए, संज्ञा शब्द उनमें से क्या है? वह, उसे, अपने, इन, उन्होंने। तो हमने संज्ञा का व्याख्यान देख चुके हैं। तो अब हम सर्वनाम का थोड़ा सा अर्थ या डेफिनेशन सुनना चाहिए। देखिए, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसके अंतर्गत मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳಿವೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರ್ವನಾಮಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನು, ಅವಳು, ಇದು, ಅದು, ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮದು ಮುಂತಾದ ಶಬ್ದಗಳು. सर्वनाम के 6 प्रकार है. ಇಂಥ ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ 6 ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು प्रारूपवाचक सर्वनाम. उदाहरण के लिए मैं, तू, वह, हम, मैंने. दूसरा निजवाचक सर्वनाम आप. तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह. चौथा अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, ऐसा. पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो. छठवा प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, क्या, कब, ऐसा प्रश्न. तो चलिए अब हम विशेषण शब्द छांटकर अलग अलग लिखिए. यहां पर और एक दूसरा मेन क्वेश्चन है. ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದ ಚಾಂಟ್ಕರ್. ವಿಶೇಷಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು, ಚಾಂಟನ, ಚುನ್ನ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು अलग अलग लिखना चाहिए, बेरे बेरे बरीबेकू. वाक्य दिया गया है, उन वाक्यों में निहित विशेषण को हम ढूंढकर बाहर निकालना चाहिए. तो पहला यह है काला कुत्ता भौंक रहा है. काला कुत्ता भौंक रहा है. इसमें विशेषण शब्द क्या होता है? काला. विशेषण क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति का विशेष बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं. देखिए यहां पर कुत्ता संज्ञा है, उसका विशेषण क्या है? काला है. ನಾಯಿ, ಎಂತ ನಾಯಿ ಅದು? ಕರಿಯ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷಣ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಕರಿಯ, ಕಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷಣ. दूसरा तोता हरे रंग का है. यहां पर हरे शब्द जो है वह विशेषण है. तीसरा वह पीला पपीता खा रहा है. वह पीला पपीता खा रहा है. यहां पर पीला शब्द जो है, जो रंग को बतलाने वाला शब्द जो है वह विशेषण है. चौथा प्रश्न सुंदर लड़की खूब गाती है. यहां पर विशेषण क्या है? सुंदर. लड़की संज्ञा है, उसके पीछे जो है विशेषण सुंदर, कुरूप, बड़ी, छोटी, मोटी, ऐसे शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाता है. तो दूसरा अलग मेन क्वेश्चन है अनुरूपता. अनुरूपता का अर्थ यह है पहले जो 2 शब्दों के बीच में संबंध है उसे हम पहचानना चाहिए. बाद में तीसरे शब्द को उसी तरह और एक शब्द को जोड़ना चाहिए. पहला है त्रिधारा कविता. मतलब क्या है? त्रिधारा श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित किताब है. वो कौन सी किताब है? कविताओं के संकलन है.
ऐसे ही बिखरे मोती क्या है, डैश लिखा, डैश दिया गया है। बिखरे मोती क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखित कहानियों का संग्रह है बिखरे मोती। तो चलिए दूसरा है रानी राजा बेगम डैश। पहले दो शब्दों के बांधव्य संबंध क्या है, रानी राजा, अन्य लिंग है यहां पर, रानी का अन्य लिंग राजा है। तो बेगम का अन्य लिंग क्या होता है, बेगम स्त्रीलिंग है, बादशाह वह पुल्लिंग है। तो तीसरा है अंगूर फल गुलाब डैश। अंगूर क्या है, ये एक तरह का खाने की फल है, तो गुलाब फूल। चौथा दिया दीप, इन दोनों के बीच में क्या है संबंध, पर्यायवाची शब्द है दिया दीप। तो पताका का पर्यायवाची शब्द क्या है, झंडा या ध्वज भी लिख सकते हैं, झंडा या ध्वज भी लिख सकते हैं। ऐसे परीक्षा में 4 अंकों के लिए 4 अनुरूपता दिया जाता है, उसे हम ध्यान से पढ़ना चाहिए या देखना चाहिए, बाद में तीसरे शब्द के संबंध में उत्तर लिखना चाहिए। तो चलिए 8वां मेन क्वेश्चन, अन्य लिंग शब्द लिखिए। अन्य लिंग मतलब आप जानते हैं हिंदी में सिर्फ 2 लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कन्नड़ में आप जानते हैं 3 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा नपुंसकलिंग भी है, लेकिन हिंदी में ऐसा नपुंसकलिंग नहीं है। इसलिए कन्नड़ लोगों के लिए हिंदी सीखने में थोड़ा सा मुश्किल यही है। तो अन्य लिंग का मतलब क्या है, अगर वहां पर पुल्लिंग दिया गया तो हमें क्या करना चाहिए, स्त्रीलिंग को लिखना चाहिए, स्त्रीलिंग दिए तो हम पुल्लिंग को लिखना चाहिए। पहला देखिए यहां पर पहला बादशाह लिखा है, बादशाह का अन्य लिंग क्या होता है, बेगम। दूसरा राजा रानी, पिता माता, लेखक लेखिका, देवी देव, बहन भाई, ये अन्य लिंग के शब्द है। तो 9वीं अन्य वचन रूप, मेन क्वेश्चन अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन कन्नड़ में जिस तरह है हिंदी में भी वैसा ही है, एक वचन और बहुवचन 2 ही है। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन कन्नड़ और हिंदी में ऐसा नहीं है, एक वचन और बहुवचन है। तो पहला देखिए झंडा एक वचन है, अन्य वचन क्या होता है, झंडे। दरवाजा दरवाजे, ओढ़नी ओढ़नियां, कहानी कहानियां, डंडा डंडे, थाली थालियां। इस प्रकार अन्य वचन रूपों को भी, अन्य वचन शब्दों को मतलब एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन लिखना चाहिए। तो 10वां मेन क्वेश्चन, समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, मतलब एक ही अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द है। पहला है समीप, कन्नड़ में भी समीप कहते हैं। तो अन्य समानार्थक शब्द यह है नजदीक, पास, निकट भी है, नजदीक, पास, निकट भी कहा जाता है। दूसरा रक्त, पर्यायवाची शब्द है खून, लहू आदि एक शब्द शोणित भी है। तीसरा झंडा, ध्वज, पताका। चौथा संतोष, इसका समानार्थक शब्द है आनंद, हर्ष या उल्लास। 11वां मेन क्वेश्चन, उचित शब्दों से खाली जगह अथवा खाली स्थान भरिए। पहला है बड़ा भारी जुलूस डैश था, यहां पर कोष्टक में दिया गया है निकालना निकलना। देखिए बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिए, सिर्फ एक ही मात्रा का फर्क है इन दोनों शब्दों में, निकालना निकलना। का का मात्रा, आ का मात्रा ज्यादा है, यहां पर नहीं है, अर्थ में बहुत ही फर्क पड़ता है। तो यहां पर बड़ी भारी जुलूस निकलना था, ठीक शब्द है। दूसरा
वहां सारे घर का दुलारा डैश था थी। यहां पर क्या है? सारे घर का दुलारा। दुलारा मतलब क्या है? पुल्लिंग, एक वचन है, इसलिए हम क्या करना चाहिए? वहां सारे घर का दुलारा था लिखना चाहिए, थी नहीं है, क्योंकि यहां पर पुल्लिंग का पुल्लिंग सूचक शब्द को इस्तेमाल किया गया है। तीसरा शब्द यह है झंडे की तैयारी होने डैश लगा लगी। उत्तर है झंडे की तैयारी होने लगी। तैयारी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए होने लगी आता है। चौथा, लोग भागे आया आए। लोग भागे आए शब्द ठीक है, क्योंकि लोग बहुवचन है, इसलिए अगर हम एक वचन में वाक्य को शुरुआत किए तो हम एक वचन ही अंत करना चाहिए। बहुवचन में शुरुआत किए तो हम बहुवचन में ही हम अंत करना चाहिए। इसलिए लोग बहुवचन है, हम क्या करना चाहिए? आए शब्द का उपयोग करना चाहिए। और एक मेन क्वेश्चन 12वां, खाली जगह भरिए। यहां पर सिर्फ ऐसा ही दिया गया है, लेकिन प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में यहां पर प्रश्न पूछा गया है। खाली जगह हम अगर प्रेरणार्थक रूप क्या होता है इसको हम नहीं जानेंगे तो खाली जगह भरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ कहते हैं। ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರ್ತ ತಾನು ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವನೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವತಃ ಆಗೋದು, ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೈಸೆ ಬೋಲ್ನಾ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಬೋಲ್ವಾನಾ, ಪಡ್ನಾ पढ़वाना, खाना खिलवाना अथवा खिलाना इत्यादि। तो प्रेरणार्थक क्रिया के 4 विध या विभाग में बांटा जा सकता है। पहला है धातु, मूला धातु, तो दूसरा क्रिया शब्द, तीसरा प्रथम प्रेरणार्थक रूप और चौथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। देखिए यहां पर मिल धातु है, मिलना क्रिया शब्द है, मिलाना प्रथम प्रेरणार्थक रूप, मिलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। देख देखना, दिखाना दिखवाना, खा खाना, खिलाना खिलवाना, बैठ बैठना, बिठाना बिठवाना, घूम घूमना, घुमाना घुमवाना। ऐसे ही सभी क्रिया शब्दों को हम क्या करना चाहिए? प्रेरणार्थक रूपों को पहचान कर रखना चाहिए। हर परीक्षा में 1 अंक के लिए जरूर से पूछा जाएगा इस प्रश्न को, इसलिए हम इन चारों अंशों को हम देखना चाहिए। धातु क्या है, क्रिया क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। तो अंतिम 13वीं मेन क्वेश्चन, नए शब्द बनाइए। नए शब्द सिर्फ ऐसा ही दिया गया है, वहां पर उपसर्ग के बारे में पूछा गया है। तो चलिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग ऐसे शब्दों को जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ಉಪಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಬ್ದ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಬ್ದದ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತಾನೆ। ಉಪ ಅಧಿಕ ಸಮೀಪ, ಉಪಕ ಅರ್ಥ ಉಪಹಾರ लघु आतर समीप हत्तिर, सर्ग सृष्टि करना, सृष्टि माडो का अर्थ होता है। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, ಯಾವುದಾದರೂ ಶಬ್ದದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊಸ ಶಬ್ದವನ್ನ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಉಪಸರ್ಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। तो चलिए यहाँ पर क्या है? अन बे सु दिया गया है और जान दिया गया है। इन तीनों शब्दों को जान से हम जोड़ना चाहिए। तो जोड़ने से क्या होता है? अन
अधिक जान अनजान, बे अधिक जान बेजान, सु अधिक जान सुजान। ऐसा कई शब्दों को देखिए। इसी प्रकार अन बे सु को जोड़कर अन्य 5-5 नए शब्द लिखिए, ऐसा पर एक प्रश्न दिया गया है। तो चलिए हम देखेंगे अन से क्या क्या कौन कौन से शब्द उत्पन्न होती है। अन से अनपढ़, अनदेखी, अनहोनी, अनबन, अनमोल, ऐसे ही और भी शब्दों को हम जोड़ सकते हैं। बे से बेहोश, बेशक, बेदाग, बेरहम, बेखबर आदि। सु से सुस्वागत, सुगंध, सुगम, सुनयन, स्फूर्ति आदि शब्दों को हम देख सकते हैं। तो चलिए भाषा ज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। भाषा ज्ञान यहां पर क्या है, कारक के बारे में बताया गया है। कारक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। कन्नड़ में विभक्ति प्रत्ययಗಳು कहा जाते हैं। कारक का व्याख्यान डेफिनेशन इस प्रकार है, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कारक कहते हैं जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषतः क्रिया के साथ प्रकट होता है। ಕಾರಕಗಳು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಪದ ಅಥವಾ ಸರ್ವನಾಮದ ಆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನ ಕಾರಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ವಾಕ್ಯದ ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. वास्तव में कारक विभक्ति चिन्हों से युक्त या सर्वनाम होते हैं. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರಕಗಳು ವಿಭಕ್ತಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸರ್ವನಾಮಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. देखिए यहाँ पर विभक्ति विभक्तियां और चिन्ह कारक. पहला है ने विभक्ति, इसका कारक कौन सा है, कर्ता कारक. ने कर्ता कारक, को कर्म कारक, से के साथ के द्वारा करण कारक, को के लिए संप्रदान कारक. पांचवा से अलग होना, यहां पर दो बार आ चुका है से, एक करण कारक के रूप में और दूसरा अपादन कारक के रूप में अलग होना. चौथा छठवीं का के की संबंध कारक. सातवां में पर अधिकरण कारक. आठवां हे अरे संबोधन कारक. इस तरह 8 कारक और कारक चिन्ह है. तो चलिए इसके लिए कुछ उदाहरण देखेंगे. संज्ञा शब्द का कारक रूप क्या होता है. पहला शब्द है, शब्द एक गुलाब सिम शब्द रखेंगे तो विभक्ति प्रत्यय एक एक जोड़ते हुए चलेंगे तो क्या बनता है, कारक शब्द बनता है. वहां कारक कौन सा कारक है देखेंगे. तो पहला है गुलाब सिंह, विभक्ति प्रत्यय ने जोड़कर क्या होता है, गुलाब सिंह ने. गुलाब सिंह अधिक ने, गुलाब सिंह ने कर्ता कारक. दूसरा गुलाब सिंह अधिक को, गुलाब सिंह को कर्म कारक. गुलाब सिंह अधिक से या के द्वारा, गुलाब सिंह से या गुलाब सिंह के द्वारा कर्ण कारक बनता है. तो चौथा गुलाब सिंह को या के लिए, गुलाब सिंह के लिए या गुलाब सिंह को क्या होता है, संप्रदान कारक होता है. पांचवा गुलाब सिंह अधिक से, गुलाब सिंह से क्या होता है, आपादन कारक बन जाता है. गुलाब सिंह का या के या की, गुलाब सिंह का, गुलाब सिंह के, गुलाब सिंह की क्या है, ये सब संबंध कारक है. तो सातवां गुलाब सिंह में पर है विभक्ति प्रत्यय, गुलाब सिंह में या गुलाब सिंह पर अधिकरण कारक बन जाता है. आठवां गुलाब सिंह हे अरे उद्गार क्या होता है, हे गुलाब सिंह, अरे गुलाब सिंह क्या है, संबोधन कारक होता है. संबोधन कारक में पहले ही आ जाता है संबोधन, हे अरे हो जैसा. तो और एक सर्वनाम शब्द का कारक रूप, ये थोड़ा सा जानना चाहिए. सर्वनाम शब्द कैसे कारक बन सकते हैं. शब्द और विभक्ति प्रत्यय, कारक शब्द, कारक का नाम यहां पर दिया गया है. तो चलिए हम ये क्या है, सर्वनाम है.
ने विभक्ति प्रत्यय है। हम अधिक ने क्या होता है? हमने। कौन सा कारक का नाम होता है? कर्ता कारक। दूसरा, हम अधिक को, हमको, कर्म कारक। हम अधिक से या के द्वारा, हमसे या हमारे द्वारा, करण कारक। हम अधिक को या के लिए, हमको या हमारे लिए, संप्रदान कारक। पांचवा, हम अधिक से, हमसे, आपादन कारक। छठवा, हम अधिक का या के या की, हमारा, हमारे, हमारी, संबंध कारक। हम अधिक में या पर, हम में या हम पर, अधिकरण कारक। इसी तरह खाली जगहों को भरना चाहिए। हम अभ्यास भाग में दिया गया है, चलिए देखेंगे। उदाहरण 1, डैश अधिक ने, बहन ने, कर्ता कारक। तो यहां पर बहन ने दिया गया है, इसलिए हमने क्या करना चाहिए? खाली जगह पर बहन लिखना चाहिए। दूसरा, डैश अधिक की, बहन की, संबंध कारक बहन की, बहन लिखना चाहिए। तीसरा, हम अधिक के लिए, हम अधिक डैश दिया है, हमारे लिए है, इसलिए हम क्या लिखना चाहिए? के लिए लिखना चाहिए। ये क्या होता है? कौन सा कारक? संप्रदान कारक होता है। चौथा, हम अधिक का क्या होता है? हमारा होता है, संबंध कारक है। पांचवा, तुम अधिक का, तुम्हारा, संबंध कारक। तुम अधिक से, तुमसे, कर्ण कारक है। इसी तरह हम कारक के बारे में थोड़ा और भी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। तो ये यह पाठ और पाठ के अभ्यास भाग यहाँ समाप्त होता है। समाप्त होने से पहले अध्यापन संकेत भी दिया गया है। छात्रों को भारत देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए देशभक्तों का परिचय कराएं। हमारे देश के लिए स्वतंत्रता लाने में जो कुछ महान लोग अपने तन मन धन को त्याग दिए हैं, उनका थोड़ा सा याद करके उनके बारे में हम परिचय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उनके बलिदान से ही आज हम बहुत संतोष से, सुख से, शांति से हम जी रहे हैं। इसलिए उन महापुरुषों को याद करना हम सबका कर्तव्य है। चाहे ऐसे लोगों की एक सूची बनाइए, उनमें से एक दो के बारे में 8-10 वाक्यों को लिखकर आना चाहिए। तो अंत में, इस पाठ के अंत में हम घटक मूल्यांकन, यूनिट टेस्ट करना चाहिए। मतलब यह पाठ हमें कितना हद तक मालूम हुआ है या हमने समझ लिया है, इसे जांचने के लिए एक अभ्यास है। ये मिर्च मसाला 15 अंक के लिए है। मैंने यहाँ पर प्रश्न दिया गया है मैंने, तो आप क्या करना चाहिए? इन पाठों को 2-3 बार सुन के, देख के, तो बाद में जो यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस पाठ का, जो सारे नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, उसको आप आपके मोबाइल में डाउनलोड करना चाहिए। और नोटबुक में हिंदी के लिए जो विशेष रूप से रखे हैं, उसमें तो अभी तो आप एक पद्य भाग को लिखे होंगे, उसके बाद में आपने इस पाठ का पूरा नोट्स को बहुत ही साफ तरीके से लिखना चाहिए। लिखने के बाद 1 बार 2 बार फिर पढ़ने के बाद बिना देखे इन प्रश्नों के लिए आप उत्तर देने की कोशिश करना चाहिए। और लिखने के बाद एक फोटो खींचकर व्हाट्सएप में मुझे भेज दीजिए। तो पहले देखिए, संज्ञा के लिए 2 उदाहरण दीजिए। 1 अंक है, आप 2 शब्दों को संज्ञा के शब्द उदाहरण के लिए देना चाहिए। दूसरा है, विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। यहां पर 2 वाक्य दिया गया है, उनमें से विशेषण को छांट कर या ढूंढ कर निकालना चाहिए। पहला है, काला कुत्ता भौंक रहा है। दूसरा, सुंदर लड़की खूब गाती है। यहां पर भी आधा अंक के लिए 2 प्रश्न है, कुल मिला के 1 अंक बन जाएगा। तीसरा प्रश्न यह है, अन्य लिंग शब्द लिखिए। पहला है लेखक, दूसरा है बहन। यहां पर भी आधा कुल मिला के 1 होता है। चौथा, अन्य वचन रूप लिखिए। पहला कहानी, दूसरा थाली, आधा अंक के लिए, 1 अंक के लिए। पांचवा, समानार्थक शब्द लिखिए।
पहला है समीप, दूसरा खून, यहाँ पर भी आधा आधा अंक के लिए एक कुल मिला के एक अंक बन जाता है। छठवा, उचित शब्दों से काली जगह भरिए। पहला है वहां हमारे घर का दुलारा डैश, यहां पर ब्रैकेट में दिया गया है कोष्टक में था ती, तो जो सूक्त या उचित शब्द है उसको यहां पर भरना चाहिए। दूसरा है लोग भागे डैश आया आए, यहां पर भी आधा आधा अंक के लिए है, कुल मिला के एक अंक बन जाएगा। सातवां प्रश्न है प्रथम प्रेरणार्थक रूप लिखिए। ध्यान से सुनिए, प्रथम प्रेरणार्थक रूप पूछा गया है, द्वितीय नहीं या क्रिया शब्द नहीं या धातु नहीं है, यहां पर क्रिया शब्द दिया गया है, इसका हम प्रथम प्रेरणार्थक लिखना चाहिए। पहला है मिलना, दूसरा देखना, आधा आधा अंक के लिए, कुल मिला के एक अंक के लिए। आठवां प्रश्न, अन उपसर्ग जोड़कर दो नए शब्द बनाइए। अन उपशब्द जोड़कर क्या करना चाहिए, दो नए शब्दों को बनना चाहिए, एक एक शब्द के लिए आधा आधा अंक है, कुल मिला के एक अंक है। नवीं प्रश्न, किस कारण से बालक का खाना बंद कर दिया गया। तो आप लोगों ने पूरा पाठ सुन चुके हैं, देख चुके हैं, और अभ्यास भाग में भी यह प्रश्न आया था, आपको याद होगा। तो फिर एक बार आप कन्नड़ में मन में ही अनुवाद करने के बाद ही आप उत्तर देने के लिए कोशिश करें। 10वां है थाली में क्या जल रहा था, बहुत ही आसान प्रश्न है। और 11वां प्रश्न, बहन ने क्या थाम लिया। और 12वां और 13वां प्रश्न दो दो अंक के लिए है। 12वां प्रश्न, भाई ने बहन को कैसे विदा करती है। और 13वां प्रश्न, भाई को गिरते देखकर बहन ने क्या किया। कुल मिला के 15 अंक हो जाते हैं। तो अंक के बाद छोड़िए, आप अपना ज्ञान को मूल्यांकन करने के लिए खुद बिना देखे इन प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहिए। लिखने के बाद आप उसका फोटो खींचकर हमारे ग्रुप में या आपके अध्यापक को भेजिए और बाद में पूछिए उत्तर ठीक है या नहीं। मैं इसके बाद में मैं आपके लिए उत्तर भी भेज दूंगा। तो यह है बच्चे गुलाब सिंह पाठ के पूरा भाग जो है, पहला भाग वाचन, दूसरा विश्लेषण, तीसरा अभ्यास भाग जो थे वो सब पूरा हो चुके हैं। जो आपका काम अब शुरू होता है, तो अब बार बार देखना सुनना, 2-3 बार आप पुनरावर्तित करेंगे तो यह पाठ बहुत अच्छी तरह से आपको याद में रहेगा। सिर्फ परीक्षा के दृष्टि से ही नहीं है, हमने देख चुके हैं पहला विशिष्ट उद्देश्य क्या थे, देश प्रेम, त्याग, बलिदान और भाई बहन की बीच में जो प्रेम होता है उसको भी हम अपना जीवन में अपनाएंगे और इसके साथ साथ हमारा व्यक्तित्व को भी हम बढ़ाएंगे। तो चलिए आप सब लोगों के लिए नमस्ते। फिर हम दूसरे पाठ या तीसरा पाठ जो है उसको साथ लेकर मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।